हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग यूपीपीएससी आरओ एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और आज इस वीडियो में हम लोग जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे वो DIR द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व करेंगे जो 11 मई संडे को हुआ था। इसी प्रैक्टिस सेट्स को इसमें आज सॉल्व किया जाएगा। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें और नवीन पैटर्न के अकॉर्डिंग जो टेस्ट सीरीज अभी चल रहा है उसी को ही सॉल्व किया जाएगा, जिसके अंतर्गत इसमें आपके जीएस वाले सेक्शन को भी कवर किया गया। उसके साथ साथ करंट अफेयर वाला सेक्शन भी इसमें इंक्लूड है। नवंबर दिसंबर महीने का जो करंट अफेयर है वो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ हिंदी वाले सेक्शन को भी कवर किया, मतलब कह सकते हैं कि यह जो है आपका फुल टेस्ट रहने वाला है और यह जो है नवीन पैटर्न के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। और इस वीडियो में हम लोग केवल इसके पहले पार्ट अर्थात जीएस वाले सेक्शन को कवर करेंगे, बाकी हिंदी वाले सेक्शन को अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। तो आप लोग जो है कोशिश ये करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और लास्ट में जरूर एनालिसिस कर लिया करें कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और अगर जो भी गलत हो रहे हैं वो किस सेक्शन से गलत हो रहे हैं जहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी ये जो प्रैक्टिस सेट और इसका फुल एक्सप्लेन वीडियो जो प्रैक्टिस PDF है वो पहले ही पेड ग्रुप में प्रोवाइड कराया जा चुका है। तो जो लोग पेड ग्रुप में ऐड हैं उन्हें यह प्राप्त हो चुका होगा। ठीक है, बाकी जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और उसे जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर SCS के और विविध जो कोचिंग सेंटर है जो आरओ के लिए स्पेशली प्रैक्टिस सेट निकाल रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, वो सब वहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है। उसके साथ साथ स्टडी मटेरियल भी वहाँ आपको देखने को मिलेगा, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। ठीक है, बाकी करंट अफेयर मैगजीन भी वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। ठीक है, जिससे कि वो भी सेक्शन आप लोगों का अच्छे से तैयार होता रहे। तो इस वीडियो में हम लोग जो मुख्य रूप से देखने वाले हैं जीएस वाले सेक्शन को कवर करेंगे इसमें। ठीक है, जीएस वाले सेक्शन को, और उसके साथ साथ जो है जो हिंदी वाला सेक्शन है अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। ठीक, तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन पेपर जो आपका बाइलिंगुअल रहने वाला है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा, तो आप लोग जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी देखिए स्टार्टिंग में इंग्लिश वाला सेक्शन है, इसे मैं बहुत ज़्यादा मतलब जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों को अगर एक्सप्लेन करने लगूँ तो समय बहुत ज़्यादा लगभग 2-2.5 घंटे से ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश वाले सेक्शन को मैं पॉज कर दूंगा, वहाँ पे रोक दूंगा, आप लोग उसे पॉज करके वहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी हिंदी वाले को एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, वामन अवतार के 3 पगों का जो प्राचीनतम स्त्रोत है वह किसमें वर्णित किया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वामन अवतार के 3 पगों अर्थात कर्मों द्वारा जो पूरे विश्व को, वह पूरे विश्व कह रहे हैं पूरे तीनों लोकों को जो माप दिया जाता है 3 पग में, इसका जो विस्तृत उल्लेख किया गया है यह हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन है ऋग्वेद। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित कीजिए। कुछ सैन्य स्थल दिए गए हैं और वर्तमान स्थिति दी गई है। देखिए बहुत से क्वेश्चन जो भी आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो प्रैक्टिस सेट्स में रिपीट होंगे। तो पर डे कम से कम एक प्रैक्टिस सेट अगर आप कर रहे हैं तो उसमें जो क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ने के बाद, याद करने के बाद भी याद नहीं होते हैं, बार बार वही क्वेश्चंस अगर रिपीट होता है तो वो क्वेश्चंस आप लोगों को याद हो जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश यही किया करें कि कम से कम पर डे एक प्रैक्टिस सेट्स आप लोग जरूर लगाया करें। और लगाने का मतलब ये नहीं है कि बस लगा लें, उसको बहुत अच्छे से लगाया करिए। अर्थात एक प्रैक्टिस सेट आप जो लगा रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, सारे डाउट क्रिस्टल क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए जो कुछ सैन्य स्थल दिए गए और वर्तमान स्थिति उनसे सम्मिलित करना है। धौलावीरा कहाँ पे है? वर्तमान समय में धौलावीरा की बात करें तो यह गुजरात में है। बनावली कहाँ पे है? बनावली है हरियाणा में। कालीबंगा की बात करें तो यह राजस्थान में है और रोपड़ है पंजाब में। यह सभी सैन्य स्थल हैं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 2, 3, 1, 4 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? कुछ ऋग्वैदिक नदी दी गई और वर्तमान नाम। वितस्ता को ऋग्वैदिक काल में झेलम नदी के नाम से जाना जाता था। झेलम नदी को ऋग्वैदिक काल में वितस्ता कहा जाता था। रावी को अस्किनी, सतलज को सतुद्री और गंडक को सदानीरा। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, अस्किनी की अगर हम बात करें, वर्तमान में अस्किनी नदी को चेनाब नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अस्किनी नदी को वर्तमान में चेनाब नदी के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर इसका जो है क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी। चेदी महाजनपद की वर्तमान अवस्थिति कहाँ है? चेदी महाजनपद की वर्तमान अवस्थिति कहाँ पे है? भागलपुर, मालवा, गोदावरी नदी क्षेत्र या फिर बुंदेलखंड? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। ठीक है, चेदी महाजनपद की जो वर्तमान अवस्थिति है वो आपके बुंदेलखंड में है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया था? काशी, वैशाली, श्रावस्ती या फिर कौशाम्बी?
इसका सही आंसर क्या है? बुद्ध ने सबसे अधिक जो उपदेश दिया था इसी को वर्षावास भी कहा जाता है। तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था या फिर सबसे अधिक वर्षावास कहाँ किया गया था? अगर ये कैसे आता है, टर्मिनोलॉजी अगर चेंज करता है, ठीक है, तो भी इसका आंसर जो है श्रावस्ती ही होगा, ठीक है, क्योंकि सबसे अधिक बुद्ध ने अपना जो उपदेश है वो श्रावस्ती में दिया था और सबसे अधिक जो वर्षावास है वो भी बुद्ध ने श्रावस्ती में ही किया था, ठीक है। वर्षावास का मतलब क्या होता है? वर्षा के समय में जब मानसून आता है उस समय बौद्ध धर्म के लोग जो हैं जहाँ पे रहते हैं वहीं पर रुक जाते हैं और पूरे वर्षा काल में वो कहीं और नहीं जाते हैं, उसी पे वहीं पे क्या करते हैं, वहीं पे जो है अपना निवास बनाते हैं, ठीक है। तो वही उसी को कहा जाता है वर्षावास, ठीक। मानसून के समय में बौद्ध धर्म के लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे रुक जाते हैं, उसी को वर्षावास कहा जाता है। तो श्रावस्ती में ही बुद्ध ने सबसे अधिक वर्षावास किया था और सबसे अधिक उपदेश भी इन्होंने यहीं पर दिया था। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। तर्मासरीन के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण निम्नलिखित में से किस सुल्तान के समय दिल्ली सल्तनत पर हुआ था? दिल्ली सल्तनत पर हुआ जो आक्रमण हुआ था तर्मासरीन के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ, किस सुल्तान के समय में हुआ था दिल्ली पर आक्रमण? मोहम्मद बिन तुगलक के समय, इल्तुतमिश के समय, बलबन के समय या फिर अलाउद्दीन खिलजी के समय? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमिलित नहीं है? कुछ जैन तीर्थंकर दिए गए हैं और इनका प्रतीक चिन्ह दिया गया है। अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह गज था, संभवनाथ का वानर, अरिष्टनेमी का शंख और पार्श्वनाथ का सर्प था। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही है। संभवनाथ के प्रतीक चिन्ह की अगर हम बात करें, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो घोड़ा था, ठीक है। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह घोड़ा था, न कि वानर। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, यही गलत है। बाकी तीनों विकल्प आपके सही हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। टिप्पू सुल्तान की मृत्यु, मंगोलों की या मंगलौर की संधि, मद्रास की संधि और श्रीरंगपट्टनम की संधि। इसे जो है क्रम से आपको लगाना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, मद्रास की संधि जो की गई थी या टिप्पू सुल्तान की जब मृत्यु हुई थी या कब हुई थी? इसकी मृत्यु हुई थी 1799 ईस्वी में। जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उस वहीं पर उसी में टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है उसी के बाद, ठीक है। मंगलौर की संधि कब की गई थी? मंगलौर की संधि की बात करें तो यह किया गया था 1784 में मंगलौर की संधि हुआ था, ठीक है। 1784 में मंगलौर की संधि हुआ था। द्वितीय आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ था उसकी समाप्ति के बाद मंगलौर की संधि की गई थी। मद्रास की संधि कब हुआ था? मद्रास की संधि किया गया था 1767 में, सॉरी 1769 में, ठीक है। 1769 में मद्रास की संधि की गई थी और यह संधि हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति के बाद। श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई थी 1792 ईस्वी में। 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई थी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति के बाद, ठीक है। तो सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 3241, 3241 इसका सही हो जाएगा, ठीक। जो टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हुई थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति के बाद 1799 में। 1784 में मंगलौर की संधि हुई थी और यह जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति के बाद हुआ था। 1769 में मद्रास की संधि हुई थी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति पर और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति पर। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 3241। डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के तहत ब्रिटिश भारत में विलय किए गए राज्यों के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ राज्य दिए गए हैं या प्रांत और उनका विलय कब किया गया था उससे आपको सम्मिलित करना है, ठीक है, उससे सम्मिलित करना है। नागपुर का विलय कब किया गया था? देखिए नागपुर के विलय की अगर हम बात करें 1854 में नागपुर का विलय कर लिया गया था। झांसी का जो विलय 1853 में हुआ था। सतारा का विलय हुआ था 1848 में और बाघाट का विलय हुआ था 1850 में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 4312 ऑप्शन डी, 4312 ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अंग्रेजों ने 1803 ईस्वी में सरजी अर्जुन गांव या सुरजी अर्जुन गांव की संधि किसके साथ की थी? पेशवा, होलकर, सिंधिया या फिर भोसले। सरजी अर्जुन गांव की संधि किसके साथ की गई थी? देखिए सरजी अर्जुन गांव की जो संधि है वो सिंधिया के साथ की गई थी, ठीक है। और कब किया गया था? 1803 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 1803 में अंग्रेजों ने सिंधिया के साथ सरजी अर्जुन गांव की संधि की थी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? कर्क रेखा और भारत की जो मानक समय रेखा है वह एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर उड़ीसा, कहाँ काटती हैं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में काटती हैं, ठीक है। कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के जो भौसा मुंडा नामक गांव है यहाँ पर काटती हैं। ये भी अगर देखिए बहुत डीप जा करके अगर पूछेगा तो गांव पूछ सकता है कि किस गांव में काटती हैं, तो ये भी याद रखिएगा भौसा मुंडा, ठीक है। ये गांव का नाम है भैंसा मुंडा, भैंसा मुंडा गांव है
जहाँ पर यह दोनों एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे को काटती हैं। बाकी सूरजपुर जिले में महानदी, सूरजपुर जिले में महान नदी के तट पर यह स्थित है। और अगर ये भी पूछ ले कि यह जो गांव है किस नदी के तट पर स्थित है, तो महान नदी के तट पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, महान नदी, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? कुट्टीनाड, इडुक्की, कोट्टम या फिर अथूर? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है कुट्टूनाड, कुट्टानाडु। ठीक है, कुट्टानाडु यह भारत का सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। और इसकी अगर हम बात करें, यह जो है केरल में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये पूछ सकता है कि किस राज्य में भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र स्थित है, तो केरल में स्थित है और इसका नाम है कुट्टानाडु। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। भूपेन हजारिका पुल, जिसे ढोला सादिया के नाम से पहले जाना जाता था, यह किस नदी पर बना है? ब्रह्मपुत्रा, बराक, दिबांग या फिर लोहित? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, भूपेन हजारिका पुल की अगर हम बात करें, इसे बनाया गया है लोहित नदी पर। ऑप्शन डी हो जाएगा, लोहित नदी पर। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजनाओं में कौन सा अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सा जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में नहीं है? दिबांग जल विद्युत परियोजना, हिरोंग जल विद्युत परियोजना, दोयांग जल विद्युत परियोजना या फिर तवांग जल विद्युत परियोजना? कौन इसमें से अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोयांग जल विद्युत परियोजना। यह कहाँ पे है? दोयांग जल विद्युत परियोजना की बात करें, यह नागालैंड राज्य में स्थित है। दोयांग जल विद्युत परियोजना है नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में स्थित है दोयांग जल विद्युत परियोजना। और किस नदी पर इसका निर्माण किया गया, ये भी अगर पूछ ले तो याद रखिएगा, दोयांग नदी पर ही इसका निर्माण भी किया गया। ठीक है, दोयांग नदी पर इसका निर्माण किया गया और यह नागालैंड में स्थित है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। बाकी दिबांग जल विद्युत परियोजना, हिरोंग जल विद्युत परियोजना और तवांग जल विद्युत परियोजना, यह तीनों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और जो दोयांग जल विद्युत परियोजना है यह है नागालैंड में और इसका निर्माण किया गया है दोयांग नदी पर। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या को ही होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण अधिकतम 12 मिनट का होता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला तो आपका सही है लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। देखिए, अधिकतम जो सूर्य ग्रहण है, अधिकतम जो सूर्य ग्रहण है वह 7 मिनट 52 सेकेंड तक हो सकता है, अधिकतम सूर्य ग्रहण। ठीक है, इससे लंबा सूर्य ग्रहण किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि सूर्य ग्रहण की अधिकतम जो सीमा है, अधिकतम जो समय है वो 7 मिनट 52 सेकेंड है। ठीक है, इससे लंबे समय तक नहीं हो सकता है। ठीक, सही आंसर इसका ही हो जाएगा। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ पर लगाया गया है? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता या फिर हैदराबाद? भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद में। हैदराबाद में, ठीक है, भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र हैदराबाद में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना विज्ञान केंद्र में इसे स्थापित किया गया। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना विज्ञान केंद्र है उसी के एक पार्ट के रूप में या फिर वहीं पर सुनामी चेतावनी केंद्र स्थापित किया गया और यह दोनों हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे खारा जल निकाय, पृथ्वी पर सबसे खारा जल निकाय डॉन जुआन तालाब कहाँ पर स्थित है? जिबूती में, टर्की में, अमेरिका में या फिर अंटार्कटिका में? डॉन जुआन तालाब कहाँ पर स्थित है या किस देश में यह बताना है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, यह अंटार्कटिका में है। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे खारा जल निकाय जिसका नाम डॉन जुआन तालाब है यह अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन डी। हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी का प्रवेश किस दर्रे से होता है? रोहतांग दर्रा, बारालाचला, कुजुम दर्रा या फिर सिपकिला दर्रा? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिपकिला दर्रे से होकर के सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी सिपकिला दर्रे से होकर प्रवेश करती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा विकल्प इसमें सही नहीं है? रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है, हमीरसर है राजस्थान में, चंदूबी है, चंदूबी झील असम में है और अंचार झील है जम्मू कश्मीर में। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। हमीरसर झील की अगर हम बात करें तो यह राजस्थान में नहीं है। कहाँ पे है? हमीरसर झील है गुजरात में। ठीक है, हमीरसर झील गुजरात में, याद रखिएगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही है। हमीरसर झील गुजरात में, बाकी रेणुका झील है हिमाचल प्रदेश में, चंदूबी असम में है और अंचार झील जम्मू कश्मीर में। इसका सही आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित लौह अयस्क के खनन क्षेत्रों में कौन झारखंड में है? डल्ली, राजहरा, ठकुरानी, शिमोगा या फिर नोवामुंडी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नोवामुंडी। जो लौह अयस्क क्षेत्र है या लौह खनन क्षेत्र है आपके झारखंड राज्य में स्थित है, झारखंड राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। ध्रुव तारा किस तारामंडल का सदस्य है? हाइड्रा, सिग्नस, लिटिल डीपर या फिर ओरायन? ध्रुव तारा किस तारामंडल का सदस्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह लिटिल डीपर, लिटिल डीपर जिसे उर्सा माइनर भी कहा जाता है। ठीक है, लिटिल डीपर को
उर्सा माइनर भी कहा जाता है। ध्रुव तारा इसी तारा मंडल का क्या है, सदस्य है। ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान की मूल संरचना के तत्व कौन कौन, संविधान की मूल संरचना कह सकते हैं, इसी को मूल ढांचा भी आप कह सकते हैं। मूल संरचना के कौन से जो है तत्व है, न्यायिक समीक्षा, समत्व का सिद्धांत, संसदीय प्रणाली या फिर उपरोक्त में से सभी। इसका जो सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, विभिन्न जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्डक्ट दिए गए हैं, अलग अलग जो निर्णय में अलग अलग जो उसके द्वारा वर्डक्ट दिए गए, उसमें अलग अलग को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया है। और न्यायिक समीक्षा, समत्व का सिद्धांत और संसदीय प्रणाली, वर्तमान समय में यह तीनों संविधान का मूल ढांचा या फिर आधारभूत ढांचा है। और आधारभूत ढांचा की संकल्पना जो है यह 1973 केशवानंद भारतीवाद में दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, यह भी याद रखेगा, ठीक है। और मूल ढांचा निर्धारित करने का जो अधिकार या फिर जो दायित्व है यह सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट समय समय पर यह निर्धारित करेगा कि कौन सा अधिकार संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। कि हो तो हो लोहान मामला 1993 किस मामले से संबंधित है, मंडल आयोग के रूप में, धार्मिक मामलों के रूप में, दल बदल मामलों के रूप में या फिर मौलिक अधिकारों के मामले के रूप में। कि हो तो हो लोहान मामला का संबंध किससे है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दल बदल के मामले में, ठीक है। दल बदल के मामले में यह निर्णय आया था कि हो तो हो लोहान मामला, सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही है, ऑप्शन सी। बाकी ये इंग्लिश वाला सेक्शन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसदीय व्यवस्था शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अनुकूल है। संसदीय व्यवस्था शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अनुकूल है। संसदीय व्यवस्था निरंकुशता का प्रतिषेध करती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, दूसरा सही है लेकिन पहला गलत है। संसदीय व्यवस्था निरंकुशता का प्रतिषेध करती है, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन संसदीय व्यवस्था शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अनुकूल है, ये सही नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि संसदीय व्यवस्था शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध है, न कि इसके अनुकूल है। तो पहला आपका सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा विकल्प इसमें सही सम्मिलित नहीं है, प्रशासनिक सुधार जो राजमन्नार की अध्यक्षता में जो गठन किया गया था 1969 में, आनंदपुर साहिब 1973, सरकारिया आयोग 1983 और पुच्छी आयोग 2010। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पुच्छी आयोग का जो गठन किया गया था, इसका गठन किया गया था 2007 में, और यह सभी जो है केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित सुझाव देने के लिए इन समितियों का गठन किया गया था, ठीक है। तो राजमन्नार समिति का गठन जो किया गया था तमिलनाडु सरकार द्वारा कराया गया था। आनंदपुर साहिब यह पंजाब सरकार द्वारा कराया गया था, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सरकारी आयोग का गठन जो है यह भी 1983 में किया गया था, 1983 में, ठीक, 1983 में किया गया था, और 1988 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ये भी याद रखिएगा। और पुच्छी आयोग का जो गठन किया गया था यह 2007 में किया गया था, 2007 में किया गया था, न कि 2010 में। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। पूछा क्या है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर अमल करने के लिए विधायन किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर अमल करने के लिए अनुच्छेद 251, 252, 253 या फिर 254। इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 में कहा गया है कि संसद अंतर्राष्ट्रीय समझौतों या करारों को लागू करने के लिए राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकता है, ठीक है। इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 253 में मिलता है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य कौन नहीं है, कौन मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार इसमें शामिल नहीं है। बिहार की अगर हम बात करें, बिहार जो है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है, बिहार यह आता है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत, ठीक है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है बिहार, ठीक। बाकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये तीनों जो है मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की स्थापना कब की गई थी, 1 मार्च 2001, 1 मई 2003, 1 मार्च 2002 या फिर 1 जून 2005। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो या ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के तहत जो है, जो आपका ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, इसकी स्थापना कब की गई थी आपको बताना है। इसका सही आंसर ए बी हो जाएगा, 1 मार्च 2002 को इसका स्थापना किया गया था, ठीक है, 1 मार्च 2002 को। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। और ये भी अगर पूछ ले, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत 2002 में इसका स्थापना किया गया था भारत सरकार द्वारा, ऑप्शन बी। पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान यह कहाँ पे है, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर पश्चिम बंगाल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान है पश्चिम बंगाल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये भी पश्चिम बंगाल में अगर पूछ ले कि किस जगह पे है,
तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग वाले क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, दार्जिलिंग वाले क्षेत्र में, ऑप्शन डी हो जाएगा। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पे है? भोपाल, बालासिनोर, धार या फिर डिंडोरी। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मतलब है तो सभी एमपी के ही, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है यह बताना है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश के धार जिले में। ठीक है, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। विपणन वर्ष 2025-26 हेतु रबी फसल का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इसमें सबसे अधिक वृद्धि किस फसल के लिए की गई है? रबी फसल में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इसके अंतर्गत जो एमएसपी का निर्धारण किया गया है, उसमें सबसे अधिक जो वृद्धि की गई है एमएसपी में, वह किस फसल में की गई है? मसूर, कुसुम, चना या फिर रेपसीड, सरसों। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रेपसीड सरसों में सबसे अधिक वृद्धि की गई है। ठीक है, रेपसीड सरसों में सबसे अधिक वृद्धि की गई है, और इसके जो एमएसपी है उसमें 300 रुपये की वृद्धि की गई है। ठीक है, 300 रुपये की वृद्धि की गई है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका स्थापना किया गया था 1944 में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसका स्थापना किया गया था। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इसके संबंध में दोनों विकल्प क्या है? एक सेकेंड, क्या पूछा है? कौन सा विकल्प सही है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF स्थापना 1944, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, बात बिल्कुल ठीक है। मुख्यालय वाशिंगटन DC, ये भी सही है। इसका ऑप्शन डी नहीं होगा भाई, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1944 में इसका स्थापना किया गया था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद, ये बात बिल्कुल ठीक है। और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, ये बात भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मौद्रिक नीति समिति की स्थापना कब की गई थी? 2014, 2015, 2018 या फिर 2016। मौद्रिक नीति समिति की स्थापना कब की गई थी? इसका स्थापना किया गया था 2016 में। 2016 में मौद्रिक नीति समिति का स्थापना किया गया था। सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। अक्टूबर 2028 में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का 9वां अध्यक्ष बनाया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग का 9वां अध्यक्ष बनाया गया किसे? कविता चौहान, अर्पणा यादव, विजया रहाटकर या फिर रेखा शर्मा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विजया रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का 9वां अध्यक्ष बनाया गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। और बनाया गया था कब इन्हें? अक्टूबर 2024 में इन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया था। सही आंसर सी हो जाएगा। 20 अक्टूबर 2024 को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किसे घोषित किया गया था? लौरा वोल्वा-डार्ट, अमेलिया केरे, रोजमेरी मेयर या फिर सोफी डिवाइन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेलिया केरे को, अमेलिया केरे को। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बाकी ये भी पूछ सकता है कि अमेलिया केरे किस देश से संबंधित है? यह जो है न्यूजीलैंड की एक क्रिकेटर है। ठीक है, न्यूजीलैंड की क्रिकेटर हैं जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कठोर संविधान, एकल संविधान, शक्तियों का विभाजन, आपातकालीन उपबंध और संविधान की सर्वोच्चता। इसमें भारतीय संविधान की संघीय विशेषता को कौन प्रदर्शित करता है? भारतीय संविधान की संघीय विशेषता को कौन प्रदर्शित करता है? इसमें कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना। देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो संघीय व्यवस्था, कठोर संविधान है, बिल्कुल सही। और इसमें जो है शक्तियों का विभाजन, ये बात भी ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता, ये बात भी ठीक है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, भारत के बृहद आकार का जो सामाजिक आर्थिक विविधता है, इसके कारण संघीय सरकार की व्यवस्था को अपनाया गया है। संघीय विशेषता के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? देखिए, द्वैध राज्य पद्धति आ जाएगा, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका। ये सभी जो है संघीय विशेषताएं हैं। ठीक है, सभी संघीय विशेषताएं हैं। बाकी अगर एकात्मक विशेषता पूछ ले तो इसके अंतर्गत सशक्त केंद्र, एकल संविधान, एकल नागरिकता, आपातकालीन उपबंध, एकीकृत न्यायपालिका और अखिल भारतीय सेवाएं, यह सभी एकात्मक विशेषताओं के क्या है? लक्षण है। ठीक है, कौन कौन एक बार फिर देख लीजिए। सशक्त केंद्र, एकल संविधान, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान, एकीकृत न्यायपालिका और अखिल भारतीय सेवाएं, ये सभी एकात्मक संविधान के अंतर्गत आएगा। जबकि संघीय संविधान के अंतर्गत द्वैध राज्य पद्धति, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता और स्वतंत्र न्यायपालिका, यह सभी संघीय विशेषताएं। ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर बनाया गया कानून आपातकाल के समाप्त होने से कब तक प्रभावी रहेगा? 1 वर्ष, 6 महीने, तुरंत समाप्त हो जाएगा या फिर सदैव बना रहेगा? इसका सही आंसर क्या है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 महीने तक। आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने बाद तक प्रभावी रहेगा। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रपति अपने क्षमादान की किस शक्ति के अनुसार किसी दंड विशेषकर मृत्यु पर अस्थायी रोक लगाता है? परिहार, लघुकरण, विराम या फिर प्रतिलंबन? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिलंबन। ठीक है, प्रतिलंबन। देखिए इसकी अगर हम बात करें, संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख किया गया है, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। लघुकरण, परिहार, विराम, प्रतिलंबन, अर्थात यह जो है क्षमादान की इसकी 5 शक्तियों का उल्लेख किया गया। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें, क्षमा का मतलब होता है दंड और बंदीकरण दोनों को हटा देना। ठीक है, क्षमा का मतलब ये है कि उससे सभी दोषों से, अब तक जितने भी उसके द्वारा कुकर्म किए गए हैं, जितने भी जो कह सकते हैं कि मतलब अपराध किए गए हैं, उन सभी से उसे मुक्त कर देना। ठीक, लघुकरण का मतलब होता है दंड के स्वरूप को बदल देना। ठीक है, लघुकरण का मतलब होता है दंड के स्वरूप को बदल देना, अर्थात इसका मतलब क्या है कि किसी को मान लीजिए मृत्युदंड मिला है तो इसे आजीवन कारावास में बदल देना, या लघुकरण के अंतर्गत आएगा। परिहार का मतलब है दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना। मतलब इसका तात्पर्य है कि किसी को मान लीजिए 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा मिली है तो उसे 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा में क्या करना, कन्वर्ट कर देना। और उसके बाद आता है आपका विराम, जिसके मतलब है कि दोषों की मूल रूप से दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थिति में कम कर दें। जैसे मान लीजिए किसी महिला को सजा हुआ है, ठीक है, और वो अगर महिला प्रेग्नेंट है तो तब तक उसकी सजा को क्या कर दिया जाएगा, उस पर विराम लगा दिया जाएगा जब तक कि वो अपने बच्चे को जन्म ना दे दे। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा यह विराम के अंतर्गत आ जाएगा। और प्रविलंबन का तात्पर्य है जब राष्ट्रपति के पास मृत्युदंड के लिए क्षमादान की शक्ति वो चलती है, ठीक है, विशेषकर मृत्युदंड पर यह अस्थायी रोक लगा दिया जाता है, और यह जो है प्रविलंबन के अंतर्गत आता है। ठीक, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सही आंसर इसका डी है। ठीक है, ऑप्शन डी। कौन सा विकल्प इसमें सही है? अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को बिना प्रधानमंत्री की सलाह पर भी हटा सकता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। तीसरा जो है गलत है। ठीक, तीसरा गलत है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें अनुच्छेद 75 में मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता था। मंत्री जो होते हैं वह व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी हटा सकता है जब मंत्री परिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त हो, किंतु ऐसा वह तभी कर सकता है जब प्रधानमंत्री ऐसी क्या करे, सिफारिश करे या फिर उसे सलाह दे। ये अगर सोच लो कि प्रधानमंत्री की अनुमति के बिना या प्रधानमंत्री की सलाह के बिना अगर राष्ट्रपति किसी मंत्री को हटाना चाहता है तो वो नहीं हटा सकता। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय का वह क्षेत्राधिकार जिसके अंतर्गत वह केंद्र एवं राज्यों या अधिक राज्यों के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में निर्णय देता है, उसे क्या कहा जाता है? सलाहकारी क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल क्षेत्राधिकार, जिसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 131 में मूल क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। और मूल क्षेत्राधिकार जो है यह केवल सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। मूल क्षेत्राधिकार जो है केवल सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, केवल सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है मूल क्षेत्राधिकार, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। राज्यपाल राज्य विधान परिषद में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्ति को नामित नहीं कर सकता है? समाज सेवा, साहित्य, सहकारिता या फिर पर्यावरण? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्यावरण से संबंधित या पर्यावरण में किसी व्यक्ति को अगर विशेष अनुभव है तो इससे रिलेटेड किसी व्यक्ति को नहीं नियुक्त किया सकता। बाकी साहित्य, समाज सेवा और सहकारिता, ठीक है, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में टोटल 1/6 सदस्यों का क्या किया जाता है? नामित किया जाता है। और यह जो 6 सदस्य होते हैं यह साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, आंदोलन हो गया, समाज सेवा के क्षेत्र से होने चाहिए। ठीक है, इसमें कहीं भी पर्यावरण, संविधान में कहीं भी पर्यावरण शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका डी हो जाएगा। यदि किसी विधानसभा सदस्य पर 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निर्हरता का मामला उठे तो कौन फैसला लेगा? राज्यपाल, विधानसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति या फिर विधान परिषद का सभापति? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विधानसभा का अध्यक्ष। देखिए, अगर राज्यों की बात करें, राज्यों में विधानसभा का अध्यक्ष दल बदल के आधार पर निर्णय लेता है, और केंद्र में लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है यह निर्धारित करता है दल बदल के आधार पर किसी भी सदस्य की अयोग्यता के बारे में कि वह सदस्य रहेगा या फिर नहीं रहेगा। ठीक है, सही आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग नहीं करता? किसका चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं कराया जाता है? राष्ट्रपति, विधायक, सांसद या फिर मेयर?
इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेयर। मेयर का जो चुनाव है वह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। ठीक है, मेयर का चुनाव कराया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक, देखिए अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए, इनके संचालन के लिए निर्देशन और नियंत्रण की जो जिम्मेदारी दी गई है वह है चुनाव आयोग को दी गई है। मतलब जो भारतीय चुनाव आयोग है, जो अखिल भारतीय चुनाव आयोग है, ठीक है, उसको दिया गया है। जबकि राज्यों में होने वाले पंचायत हो गए और नगर निगम की जो चुनाव है उसकी जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग को दी गई है। ठीक है, तो मेयर का जो चुनाव है वह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिलवक शैवालों में लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है? फियोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट, जैंथोफिल या फिर लाइकोपिन? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोडोप्लास्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, रोडोप्लास्ट। वर्णिलवक पौधों में रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं और ये हरे रंगों को छोड़कर के अन्य कई रंगों जैसे लाल, पीले, नारंगी आदि के हो सकते हैं। शैवालों में फियोप्लास्ट नामक वर्णिलवक भूरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि रोडोप्लास्ट लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, जैंथोफिल पीले रंग के लिए उत्तरदायी होता है और जो आपका लाइकोपिन है या टमाटर में लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। जैंथोफिल की अगर हम बात करें तो यह किसके लिए जिम्मेदार होता है? पीले रंग के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, लाइकोपिन टमाटर का जो लाल रंग होता है, टमाटर में जो लाल रंग होता है उसके लिए जिम्मेदार है। रोडोप्लास्ट के कारण यह जो है लाल रंग के लिए उत्तरदायी है, रोडोप्लास्ट। और जो आपका फियोप्लास्ट है, बात करें अगर फियोप्लास्ट की, यह भूरे रंग के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, भूरे रंग के लिए। इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रोडोप्लास्ट। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है, लवक अनुपस्थित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या है? देखिए, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में लवक अनुपस्थित रहता है और पादप कोशिकाओं में लवक या प्लास्टिड पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। बुकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया था? जेनी एपेरनबेक, अरुंधति राय, डेर वुडेन या फिर सामंथा हॉर्वे? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, बुकर पुरस्कार जो दिया गया था सामंथा हॉर्वे को दिया गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सामंथा हॉर्वे को। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, और यह जो है उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए, यह जो है उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ऑर्बिटल के लिए। सही आंसर इसका डी है। 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार किसे दिया गया था? सचिन चौधरी, वेदांत सिन्हा, श्रीपत या फिर अश्लेषा ठाकुर? किसको दिया गया था? 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार दिया गया था श्रीपत को। ठीक है, श्रीपत को, श्रीपत को दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत जैन पहल किससे संबंधित है? यह सरकार समर्थित पहली जनरेटिव एआई से लैस मल्टी मॉडल वृहद भाषा पहल है। यह डिजिटल बृहद नहीं, यह बृहद होगा। ठीक है, बृहद भाषा पहल है, बृहद। ठीक है, ये गलत है, बृहद भाषा पहल। यह डिजिटल रूप से सशक्त समाज के लिए एक पहल है। यह पेटेंट प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु एक पहल है। यह देश के 5G सार्वभौमिक पहुंच को सरलीकृत करने की एक पहल है। भारत जैन पहल का संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह भारत सरकार समर्थित पहली जनरेटिव एआई लैस मल्टी मॉडल बृहद भाषा पहल है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। सही आंसर इसका ऑप्शन ए है। ओनिरोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? ओनिरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मानव शरीर के सौंदर्य का, सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन, सरीसृपों का अध्ययन या फिर सब्जियों का अध्ययन? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओनिरोलॉजी के अंतर्गत सपनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। भारतीय रेलवे अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है? भारतीय अर्थ रेलवे लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद, त्रिवेंद्रम, मुंबई या फिर चेन्नई? इसका जो मुख्यालय है यह मुंबई में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका मुख्यालय है मुंबई में, ऑप्शन सी सही है। किस देश की सहायता से भारत के पहले परमाणु विद्युत संयंत्र तारापुर की स्थापना की गई थी? जर्मनी, जापान, सोवियत रूस या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? तारापुर की स्थापना किसके सहयोग से किया गया था? तारापुर जो विद्युत इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना किया गया था अमेरिका के सहयोग से। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, तारापुर जो कि आपके महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्विकपर्दी कपाट दाएं आलिंद एवं बाएं आलिंद के बीच होता है और त्रिवलनी कपाट जो है यह बाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में होता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत है।
दाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में त्रिवलनी कपाट पाया जाता है, जबकि बाएं आलिंद और बायां आलिंद और बाएं नीले के बीच में द्विकपति कपाट पाया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, दोनों विकल्प गलत है। बैगनी क्रांति का संबंध किससे है? बैगनी क्रांति का संबंध बैगनी की कृषि को बढ़ावा देना, केसर की कृषि को बढ़ावा देना, लैवेंडर की कृषि को बढ़ावा देना या फिर समुद्री झींगे के उत्पादन में वृद्धि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैवेंडर की कृषि से कृषकों की आय बढ़ाने से संबंधित है बैगनी क्रांति। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। भारत में इलेक्ट्रॉन वाहनों पर जो जीएसटी की दर है वो कितना प्रतिशत है? 5%, 12, 18 या फिर 28। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5% है। ठीक है, 5% है सही आंसर इसका हो जाएगा। और इतना कम होने का पीछे जो रीजन है, 5% होने के पीछे रीजन है भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना। ठीक है, सही आंसर ए हो जाएगा। प्रकृति के अनिषेक जनन निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? किसमें होता है? मधुमक्खी, मछली, मेढक या फिर सर्प। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मधुमक्खी में। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, मधुमक्खी में। प्राकृतिक अनिषेक जनन मधुमक्खियों में होता है। अनिषेक जनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बिना निषेचन के मादा युग्मक में एक नया जीव क्या होता है? विकसित होता है। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से संबंधित करना है। कुछ प्रजाति नस्लें दिए गए जानवर, जैसे भदावरी, यह किसकी एक प्रजाति है? भदावरी की अगर हम बात करें तो यह भैंस की एक प्रजाति है भदावरी। ठीक है, और मैरिनो जो है यह भेड़ की एक प्रजाति है। पश्मीना क्या है? पश्मीना की हम बात करें तो यह बकरी की एक प्रजाति है। और अंगोरा खरगोश की एक प्रजाति है। और यह मुख्य रूप से अंगोरा हो गया, पश्मीना हो गया, मैरिनो सभी क्या है? ऊन के लिए मुख्य रूप से इनका पालन किया जाता है, जबकि भदावरी भैंस का जो पालन होता है मुख्य रूप से दूध के लिए, मतलब अधिक दूध देती है। ठीक है, सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, 3, 2, 1 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठोस में श्यानता नहीं होती है, द्रव में श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, गैसों में श्यानता ताप बढ़ने पर घटती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, केवल पहला। देखिए, ठोस का वह विशेष गुण जिस कारण वह अपनी विभिन्न परतों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है श्यानता। ताप बढ़ने पर द्रवों के बीच जो श्यानता होती है, ताप बढ़ने पर द्रवों के बीच जो श्यानता होती है वो क्या होती है? घटती है। ठीक, ताप बढ़ने पर यह बढ़ती नहीं बल्कि घटती है। और गैसों में जो श्यानता है, ताप बढ़ने पर गैसों में श्यानता की दर बढ़ती है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। केवल एक सही है, पहला सही है, बाकी दूसरा और तीसरा गलत हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में सहायक है? वैसोप्रेसिन हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन या फिर ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन्स। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैसोप्रेसिन हार्मोन्स। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, वैसोप्रेसिन हार्मोन की बात करें, इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स भी कहा जाता है। और यह हार्मोन्स शरीर में जल के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसका प्रमुख कार्य रुधिर में जल के पुनरावशोषण को बढ़ाना। ठीक है, सही आंसर इसका ये हो जाएगा। बाकी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स की बात करें, यह हार्मोन्स पुरुषों में नर हार्मोन्स के स्रावण को प्रेरित करता है। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स की बात करें तो यह हार्मोन्स शरीर में वृद्धि को क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। खाद्य पदार्थों को संरक्षित या सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक सल्फेट, सोडियम नाइट्राइट या फिर सोडियम बेंजोएट। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए। ऑप्शन डी इसका सही है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जोंक, केकड़ा, केचुआ, मधुमक्खी और कनखुजरा उपरोक्त में से कौन एनिलिडा संघ के अंतर्गत आते हैं? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। कौन इसमें से एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा। जोंक और केचुआ दोनों जो है एनिलिडा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और बाकी अगर हम बात करें इस संघ के कुछ अन्य जो जंतु हैं यह क्या होते हैं? यह जो है एक लिंगी होते हैं, उसके साथ साथ जो है इनका शरीर लंबा होता है, कृमि के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे जोंक हो गया, केचुआ हो गया, एफ्रोडाइट हो गया। ठीक है, बाकी केकड़ा, कनखुजरा और मधुमक्खी ये सभी जो है आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। ठीक, केकड़ा हो गया, आपका मधुमक्खी हो गया और कनखुजरा ये सभी आते हैं आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही है। अंतरिक्ष स्टील टेलीस्कोप से पृथ्वी स्थित टेलीस्कोप की तुलना में ब्रह्मांडीय पिंडों के अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। एक्स किरण, गामा किरण, इंफ्रारेड एवं
अधिकांश परावैंगनी विकिरण का प्रेषण केवल अंतरिक्ष से ही संभव है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही है और आर्य की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। अंतरिक्ष में स्थित टेलीस्कोप से पृथ्वी स्थित टेलीस्कोप की तुलना में ब्रह्मांडीय पिंडों के अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, क्योंकि एक्स किरण, गामा किरण, इंफ्रारेड और अधिकांश परावैंगनी विकिरण का जो प्रेषण है केवल अंतरिक्ष से ही संभव है। सही आंसर ए हो जाएगा। सभी प्रोटीनों में क्या पाया जाता है? जस्ता, नाइट्रोजन, फास्फोरस या फिर तांबा? सभी प्रोटीनों में मुख्य रूप से नाइट्रोजन पाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बादरायण का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन का मूल ग्रंथ है? जो बादरायण का ब्रह्मसूत्र है किस दर्शन का मूल ग्रंथ है बताना है। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा या फिर वेदांत? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वेदांत का, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ईसा पूर्व 2वीं सदी में संकलित बादरायण का जो ब्रह्मसूत्र है यह वेदांत दर्शन का मूल है। वेदांत दर्शन का अर्थ होता है वेद का अंत। वेदांत मतलब जहाँ पर वेदों का अंत हो जाता है उसी को वेदांत कहते हैं, मतलब यह इसकी वेदों में अंतिम रचना वेदांत है। ठीक है, और बाद में इस पर 2 प्रख्यात भाष्य लिखे गए हैं। पहला शंकराचार्य द्वारा लिखा गया था 9वीं सदी में और दूसरा रामानुज द्वारा लिखा गया था 12वीं सदी में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमनित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमनित करना है। इसमें कुछ राजवंश दिए गए संस्थापक। बीजापुर की स्थापना किसने की थी? बीजापुर की स्थापना की गई थी यूसुफ आदिल शाह द्वारा बीजापुर की स्थापना की गई थी। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर की स्थापना की थी। ठीक, अहमदनगर की स्थापना मलिक अहमद ने की थी। मलिक अहमद ने गोलकुंडा की स्थापना कुली कुतुब शाह द्वारा की गई थी और बीदर की स्थापना अमीर अली बरीद ने की थी। ठीक है, और बाकी इनके स्थापना का सन जो है ये भी पूछ सकता है। ठीक, तो इसमें जो है आपका बीजापुर की जो स्थापना किया गया था यह 1489 में बीजापुर का स्थापना किया गया था। ठीक है, अहमदनगर का स्थापना हुआ था 1490 में। 1490 में अहमदनगर का स्थापना किया गया था। गोलकुंडा का स्थापना किया गया था 1512 में। 1512 में गोलकुंडा। और बीदर की बात करें, बीदर का जो स्थापना किया गया था 1619 में बीदर का स्थापना किया गया था। और एक है आपका बरार। बरार इसका जो स्थापना किया गया था यह किया गया था 1400। बरार का स्थापना 1490 में ही इसका भी स्थापना किया गया था। और बरार का जो स्थापना है यह फतह उल्लाह इमाद ने किया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, फतह उल्लाह इमाद ने किया था। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, 1, 2, 3 ऑप्शन है। 4, 1, 2, 3 ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन है। विश्व में किस बकरी की नस्ल को दूध की रानी की उपमा दी जाती है? बर्बरी, जमुनापारी, बीटल या फिर सानेन? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सानेन। सानेन। और यह बकरी मुख्य रूप से पाई कहाँ जाती है? याद रखिएगा, यह मुख्य रूप से आपके स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। ठीक है, यह पाई जाती है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। आलू में अंगेती झुलसा रोग किसके कारण लगता है? जिंक की कमी, पोटास की कमी, माहो की कमी या फिर अल्टरनेरिया सोलेनाई कवक की कमी से? आलू में जो झुलसा रोग लगता है किसके कारण लगता है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अल्टरनेरिया सोलेनाई कवक के कारण इसमें जो झुलसा रोग है वो देखने को मिलता है। सही आंसर डी हो जाएगा। मक्का में श्वेत कलिका रोग किसके कारण होता है या किसकी कमी के कारण होता है? जिंक की कमी, नाइट्रोजन की कमी, मोलिब्डेनम की कमी या फिर गंधक की कमी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिंक की कमी के कारण मक्का में श्वेत कलिका रोग उत्पन्न हो जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। गिरिराज निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उन्नत किस्म है? गिरिराज किसकी एक उन्नत किस्म है? उड़द, मूंग, सरसों या फिर धान? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यह सरसों की एक प्रजाति है। ऑप्शन सी हो जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था? यह लॉन्च किया गया था 2019 में। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। भूनीर पोर्टल का उद्देश्य भूजल उपयोग में पारदर्शिता, दक्षता और स्थिरता सुनिश्चित करना है। भूनीर पोर्टल को केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से विकसित किया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल के अंतर्गत रासायनिक और जैविक हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात की गई या फिर से रोक लगाना इसके अंतर्गत अंतर्निहित है? नगोया प्रोटोकॉल, कार्टेजोना प्रोटोकॉल, जिनेवा प्रोटोकॉल या फिर क्योटो प्रोटोकॉल? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जिनेवा प्रोटोकॉल।
जेनेवा प्रोटोकॉल या रासायनिक और जैविक हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र, भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र कहाँ पे स्थित है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान में या फिर कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान में? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में है। ठीक है, भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र, और यह है कहाँ पे? आपकी असम में है। ठीक है, पहला कहाँ पे आप लोग ये बताएंगे? पहला फर्स्ट कहाँ पे है? मैं बता दे रहा हूँ, ये दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत में के किसी जो है मतलब उद्यान में है, और किस उद्यान में है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इसका सही आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक माना जाता है? भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफूट, एच.डी. सांकालिया, हाउडर वेस्ट्रॉफ या फिर सी.एल. कार्लाइल? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। भारतीय प्रौद्योगिकी काल का जो जनक है वो रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा जाता है, क्योंकि उनके द्वारा मद्रास के निकट पल्लवरम में भारत का पहला पूर्ण पाषाणकालीन प्रस्तर उपकरण की खोज की गई थी। ठीक है, पल्लवरम जो आपके जो मद्रास में है, तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, वहाँ पे सबसे पहले जो पूर्व पाषाणकालीन प्रस्तर जो पत्थर की खोज की गई थी वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। भारत की सबसे प्राचीन ताम्र पसाड़ी की संस्कृति निम्नलिखित में से कौन था? मालवा ताम्र पसाड़, कायथा, जौरवे या फिर आहार? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आहार। ठीक है, देखिए आहार ताम्र पसाड़ी की संस्कृति यह सबसे प्राचीन है और इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों के में मध्यनगर कहाँ मिलता है? हड़प्पा सभ्यता के निम्न स्थलों में किस माध्यम नगर या मध्यम नगर कहाँ पाया जाता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली या फिर धौलापुरा? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, धौलावीरा में। ठीक है, धौलावीरा में। धौलावीरा से प्राप्त होता है क्योंकि इस नगर की जो ज्यामिति योजना है 3 भागों में, जैसे ज़्यादातर जो हड़प्पाई स्थल है 2 भागों में देखने को मिलता है। एक है अपर टाउन, एक जो है लोअर टाउन, अपर टाउन एक लोअर टाउन है। ठीक है, जिसमें अपर टाउन में जो वहाँ के समृद्ध लोग रहते थे, ठीक है, वो निवास करते थे, जो पुजारी और वहाँ के जो साहूकार वगैरह मतलब थे वो, और जो लोअर टाउन होता था, लोअर टाउन, यहाँ पे समाज के निम्न वर्ग निवास करते थे। ठीक है, और ये ज़्यादातर हड़प्पाई स्थल में जो आपके गांव है, जो टाउन है, वो 2 भागों में देखने को मिलता है, अपर टाउन और लोअर टाउन में। जो आपका धौलावीरा है यहाँ पे यह जो है 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक अपर टाउन है, एक लोअर टाउन है और एक और है, और इसे जो मुख्य रूप से माना जाता है कि इसका उपयोग मुख्य रूप से व्यापार, वाणिज्य, गोदाम वगैरह के लिए किया जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका डी है, धौलावीरा। निम्नलिखित किस अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को शरद ऋतु के सूर्य की भांति बताया गया है? कर्मदंडा अभिलेख, तुमैन, गढ़वा या फिर भीतरी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, तुमैन अभिलेख में। ठीक है, तुमैन अभिलेख में कुमारगुप्त को प्रथम में शरदकालीन सूर्य कहा गया। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। मुसमन बुर्ज नामक भवन किसके द्वारा बनाया गया था? मुसमन बुर्ज का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, औरंगजेब ने, हुमायूं ने या फिर शाहजहां ने? इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? देखिए इसका जो निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसका निर्माण कराया था शाहजहां ने, सही आंसर इसका डी है। और आगरा में इसका निर्माण कराया गया था, और इसका निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया था, और यहीं से वह झरोखा दर्शन देता था, ताजमहल को देखता था। सही आंसर डी हो जाएगा। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना किस मुगल शासक के काल में की गई थी? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर जहांगीर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब के समय में किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए। कुछ शासक दिए गए और क्षेत्र दिया गया है। गढ़वाल वंश के जो शासक था इसका साम्राज्य कहाँ पे था? यह जो है कन्नौज में था। परमार वंश यह जो है मालवा के अंतर्गत आता था, और चौहान की अगर हम बात करें यह जो है आपके अजमेर के अंतर्गत, और सेन बंगाल के अंतर्गत। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3, 2, 4, 1 ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विजयनगर साम्राज्य से रचित नहीं है? जाम्बवती, कल्याणम, अमुक्ता माल्याद, मनुचरितम या प्रबोध चंद्रोदय? इसकी रचना विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत नहीं की गई थी, यह आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रबोध चंद्रोदय। प्रबोध चंद्रोदय की रचना कृष्ण मिश्रा द्वारा की गई थी। इसकी रचना जो है कृष्ण मिश्रा द्वारा की गई थी, याद रखिएगा, कृष्ण मिश्रा द्वारा की गई थी। ठीक है, और यह जो है चंदेल वंशीय राजपूत शासक रवि कीर्ति की सभा में निवास करते थे। ठीक है, जो कीर्ति वर्मन है इनके सभा में निवास करते थे, और यहीं पर जो है इनके द्वारा
प्रबोध चंद्रोदय की रचना की गई थी कृष्ण मिश्रा द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा किसकी सभा में निवास करते थे, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। यह जो है जो कीर्तिवर्मन है इनकी सभा में निवास करते थे। ठीक है, और यह चंदेल वंश के शासक थे, चंदेल वंशीय शासक थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। बैताल देउल मंदिर कहाँ पे है? भुवनेश्वर में, भोपाल में, आगरा में या फिर रायपुर में? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह भुवनेश्वर में है। ठीक है, बैताल देउल मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है और यह अपनी अद्भुत संरचना के लिए जाना जाता है। वास्तुकला की खाखरा शैली को यह प्रदर्शित किया था, मतलब पूछ लिया अगर कि किस शैली में इसका निर्माण किया गया है तो खाखरा शैली में इसका निर्माण किया गया है। और यह जो है कलिंग शैली जो है इसकी एक उप शैली है खाखरा शैली। ठीक है, सही आंसर इसका जो है ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? मृद भांड, हाथ की कुल्हाड़ियाँ, अस्थिपंजर या फिर जीवाश्म? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृद भांड, ऑप्शन ए। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य उस काल से है जिसमें पुरातात्विक स्रोतों से ही ज्ञान प्राप्त किया जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक काल के लिए जो स्रोत सामग्री के रूप में है वो पत्थर के हथियार हो गए, हाथ की कुल्हाड़ी हो गई, मिट्टी के खिलौने और अस्थि पंजर एवं जीवाश्म है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय पार्क को कब परियोजना में शामिल किया गया? दुधवा राष्ट्रीय पार्क को कब बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया था? 1985-86 में, 87-88 में, 80-81 या फिर 90-91? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 87-88 में, ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश में प्रवाहित रामगंगा नदी के बारे में देखिए। इसका उद्गम हिमालय की दूधाटोली श्रेणी से होता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर के बहती है और यह कालागढ़ अर्थात बिजनौर में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही है, ऑप्शन डी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह की आबादी अपरिवर्तित रही है? सिख, हिंदू, बौद्ध या फिर जैन? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जैनों की। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वंशानुगत का वाहक है? जीन, गुणसूत्र, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, गुणसूत्र। ठीक है, गुणसूत्र क्रोमोसोम जो है यह कोशिका के केंद्रक में उपस्थित धागे के समान होता है और यह वंशानुगति के वाहक के रूप में कार्य करता है, अर्थात माता पिता के जो अनुवांशिक गुण है वो लक्षण है वह बच्चों में क्या करता है? ट्रांसफर करता है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, और सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। जीन की अगर हम बात करें, जीन जो है डीएनए की कार्यात्मक इकाई है और अनुवांशिक इकाइयों में जिसके द्वारा यह पैतृक लक्षणों को निर्धारित करता है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, कौन इसमें से सही सम्मिलित है? कौन इसमें से सही है? नेवेल मैक्सवेल, इंडियाज चाइना वार, डी.आर. मॉनकेकर, विटनेस टू एन एरा, फ्रैंक मोरिस, द अनटोल्ड स्टोरी और वी.एम. कॉल, गिल्टी मैन ऑफ 1962? कौन इसमें सही सम्मिलित है आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेविल मैक्सवेल द्वारा इंडियाज चाइना वार सही, यह जो है सही है, इनकी रचना की गई थी। डी.आर. जो आपके मॉनकेकर हैं, डी.आर. मॉनकेकर द्वारा गिल्टी मैन ऑफ 1962 की रचना की गई थी। ठीक है, डी.आर. मॉनकेकर द्वारा गिल्टी मैन ऑफ 1962 की रचना की गई थी। फ्रैंक मोरिस ने विटनेस टू एन एरा, विटनेस टू एन एरा की रचना फ्रैंक मोरिस ने की थी और वी.एम. कॉल ने द अनटोल्ड स्टोरी की रचना की थी। ठीक है, द अनटोल्ड स्टोरी की। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। हमारे सौरमंडल के बारे में देखिए कौन सही है। शनि ग्रह का घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। अधिकतम छोटे ग्रह जो है क्यूपर बेल्ट में पाए जाते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के महानतम विद्वान नरेशों में से एक महाराजा भोज किस वंश से संबंधित है? गढ़वाल, प्रतिहार, चौहान या फिर परमार? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह परमार वंश के शासक थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? भीमदेव प्रथम, नरसिंहदेव प्रथम, ललितादित्य मुक्तापीर या फिर लक्ष्मण सेन? इसका जो निर्माण कराया गया था वह ललितादित्य मुक्तापीर द्वारा कराया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। महाकाव्य शिल्पाधिकारम में वर्णित मदुरै की प्रसिद्ध त्रासदी के समय वहाँ का शासक कौन था? नेडियोन, पल्सलाई, मुदुकुडुमी, करिकाल या फिर नेडुजेलियन? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नेडुजेलियन था। ठीक है, ऑप्शन डी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। कुछ रचनाएं और रचनाकार दिया गया है। किताबुल यामिनी की रचना उत्बी ने की थी। किताबुल हिंद की रचना की गई थी अलबरूनी द्वारा। तारीख़ सुबुक्तगीन की रचना बैहाकी ने की थी और शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की थी। इसका जो सही आंसर है वह 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी हो जाएगा।
कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश निम्नलिखित में से कहाँ का गवर्नर था? दिल्ली, बदायूं, मुल्तान या फिर उच्च? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यह बदायूं का गवर्नर था। ऑप्शन सी हो जाएगा, जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। हिंदी समाचार पत्र भारत मित्र के प्रथम संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्ता या फिर हरमुकुंद शास्त्री? भारत मित्र के पहले संपादक कौन थे? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हरमुकुंद शास्त्री। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। रामनगर की लड़ाई, भैरोवाल की लड़ाई और सबराव की लड़ाई, लाहौर की संधि। रामनगर की लड़ाई कब हुई थी? देखिए, रामनगर की लड़ाई की हम बात करें तो यह जो है रामनगर की लड़ाई हुई थी नवंबर 1800, रामनगर नवंबर 1848 में, ठीक 48 में। भैरोवाल की संधि की गई थी कब? भैरोवाल की संधि की गई थी दिसंबर 1846 में। एक सेकेंड, 1846 में, ठीक है। सबराव की लड़ाई कब लड़ी गई थी? सबराव की लड़ाई हुई थी फरवरी 1946 में। यह जो है फरवरी 1946 में हुआ था, 1946 में। लाहौर की संधि की गई थी 1846, मार्च 1846 में, ठीक है। तो इसमें पूछा है क्रम से लगाने के लिए, तो ये जो है आपका हो जाएगा 3, 4, 2, 1 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। टमाटर की उन्नत किस्म कौन सी है? टमाटर की उन्नत किस्म कौन सी है? काशी अभिमान, काशी संदेश, काशी रत्ना या फिर काशी श्रेया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काशी अभिमान। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेपियर घास के संदर्भ में देखिए, इसकी खेती किसान किसी भी मौसम में कर सकते हैं। एक बार लगाने पर कम से कम 5 वर्षों तक पशुओं को चारा प्रदान करता है और इसको हाथी घास के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों विकल्प सही। नेपियर घास के बारे में तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी है। गेहूं का सेहू रोग किसके कारण होता है? गेहूं का सेहू रोग जो होता है गेहूं में, वो किसके कारण होता है? यह सूत्रकृमि के कारण होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी, सूत्रकृमि के कारण होता है। विश्व विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? विश्व बैंक, IMF, UNDP या फिर संयुक्त राष्ट्र? इसका जो प्रकाशन है वो किया जाता है विश्व बैंक द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को क्यूबेक में किया गया था। FAO का मुख्य लक्ष्य कृषि विकास के साथ साथ भूख एवं खाद्य और सुरक्षा उन्मूलन है, यद्यपि इसमें कुपोषण उन्मूलन नहीं शामिल है। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर क्या है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत कुपोषण उन्मूलन को भी शामिल किया गया, ठीक है। कुपोषण उन्मूलन को भी शामिल किया गया, तो दूसरा विकल्प गलत हो जाएगा। कौन इसमें से सही सम्मिलित नहीं है? तरंगदैर्घ्य की जो इकाई है एंगस्ट्रॉम है, विकिरण फलक का वाट है, आवेग का न्यूटन सेकेंड है और उष्मा का सेल्सियस है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही है। उष्मा का मात्रक जो है कैलोरी होता है। उष्मा का जो मात्रक है वो होता है कैलोरी, ठीक, कैलोरी होता है। बाकी तीनों विकल्प सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ट्राइबोलॉजी किसका अध्ययन करता है? ट्राइबोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? थर्मोडायनामिक्स और ऊर्जा संरक्षण का, पदार्थ संरचना और उनकी यांत्रिक ऊर्जा का, घर्षण, स्नेहक और घिसाव का, या फिर सतह के संपर्क में ऊर्जा के आदान प्रदान का? ट्राइबोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, घर्षण, स्नेहक और घिसाव का अध्ययन किया जाता है ट्राइबोलॉजी के अंतर्गत। ऑप्शन सी है। किस तत्व की उपस्थिति के कारण माणिक्य रूबी लाल गुलाबी दिखाई पड़ता है? फेरिक, मरकरी, रूबीडियम या फिर क्रोमियम? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, क्रोमियम के कारण जो है या लाल या गुलाबी दिखाई देता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेबीज एक जूनोटिक या जूनोसिस रोग है। रेबीज एक वायरस बीमारी है जो मनुष्यों सहित स्तनधारियों के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। जूनोटिक रोग किसे कहा जाता है? जो जानवरों से मनुष्यों में फैलता है, ठीक है, जो जानवरों से मानव में फैलता है उसको कहा जाता है जूनोटिक। सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है। अत्यंत संक्रामक विषाणुजनित रोग रानीखेत से निम्नलिखित में से कौन संक्रमित होता है? गेहूं, शीशम, मुर्गी या फिर सुअर? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इससे मुर्गियां प्रभावित होती हैं। ऑप्शन बी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। कुछ संस्था और मुख्यालय दिया गया है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है? रेड क्रॉस का मुख्यालय है जिनेवा में। UNEP का मुख्यालय है नैरोबी में। UNEP का मुख्यालय है नैरोबी में। विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और IUCN का मुख्यालय है मार्गस में। IUCN का मार्गस में। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 2 3 1 ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी।
विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है और यह दक्कन पठार का एक पार्ट है, भाग है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू है। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 108 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 109 इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 110 का सही आंसर इसका ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 113 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 115 इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 117 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 117 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर है ऑप्शन डी और क्वेश्चन नंबर 119 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 120 इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर देखिए, यहाँ से आपके जो करंट अफेयर वाले सेक्शन है उसके क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 19वें G20 शिखर सम्मेलन के बारे में कौन सा विकल्प इसमें से सही है? नवंबर 2024 में इस सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था और आगामी 20वां शिखर सम्मेलन 2025 में साउथ अफ्रीका में होगा। कौन सा विकल्प इसका सही है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें भारत का नेतृत्व जो है प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, ठीक है, न कि विदेश मंत्री द्वारा। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। बाकी दोनों विकल्प पहला और तीसरा सही हो जाएगा। दिसंबर 2024 में मोल्डोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया है और यह 105वां इसका सदस्य बन गया है, ठीक है। मोल्डोवा जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया और यह इसका 105वां सदस्य बन गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं, ठीक है। और 104वें सदस्य के रूप में इसमें अर्मेनिया को शामिल किया गया था, ठीक है, अर्मेनिया को। तो ये भी याद रखिएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दिसंबर 2024 में फोर्ब्स द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है। इस सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय महिला शामिल नहीं है? निर्मला सीतारमण, रोशनी नाडर मल्होत्रा, इंदिरा नूई और किरण मजूमदार शाह। इसमें कौन शामिल नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंदिरा नूई इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। दिसंबर 2024 बाकू अजरबैजान, दिसंबर 2024 बाकू अजरबैजान में संपन्न संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP24 इसके दौरान किस देश द्वारा वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन की स्थापना की घोषणा की गई है? यूएई, भारत, मिस्र या फिर जापान। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन है, यूएई द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। मिस यूनिवर्स 2024 सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन नवंबर 2024 मैक्सिको में किया गया था। डेनमार्क की विक्टोरिया कैयर थीलविंग ने यह प्रतियोगिता जीत लिया और भारत की तरफ से रिया सिंघा ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प सही हैं, तीनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेता को थाईलैंड का मानद पर्यटन सलाहकार और ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सोनू सूद या फिर राजकुमार राव। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोनू सूद को। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, सोनू सूद। नवंबर 2024 में वैश्विक खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? ओटावा कनाडा, आबू धाबी यूएई, नई दिल्ली भारत या फिर पेरिस फ्रांस। इसका जो आयोजन है वो किया गया था आबू धाबी यूएई में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और इसकी थीम भी अगर ये पूछ ले तो याद रखिएगा, इसकी जो थीम है, इसकी जो थीम थी वो थी आपकी टुगेदर फॉर ह्यूमैनिटी, टुगेदर फॉर ह्यूमैनिटी, यह इसकी थीम थी। सही आंसर इसका भी हो जाएगा। नवंबर 2024 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के बारे में देखिए। यह सूचकांक यूएनईपी द्वारा जारी किया जाता है और इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर डेनमार्क है और भारत इसमें 10वें नंबर पर है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें क्या पूछा है? कौन सा विकल्प गलत है? सॉरी, गलत पूछा है, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात पहला गलत है, ठीक है, पहला गलत है, ठीक। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, जलवायु परिवर्तन सूचकांक जो है या यूएनईपी द्वारा नहीं बल्कि जर्मन वाच द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, जर्मन वाच द्वारा इसे जारी किया जाता है, ठीक, जर्मन वाच द्वारा जारी किया जाता है। और इसकी अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे इसमें आपका डेनमार्क के बाद बिल्कुल ठीक है और भारत 10वें नंबर पे है। जे भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी।
नवंबर 2024 में संजय मूर्ति ने निम्नलिखित में से किसका पदभार ग्रहण किया है? मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, अध्यक्ष लोकपाल या नियंत्रणक एवं महालेखा परीक्षक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नियंत्रणक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है संजय मूर्ति को। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दिसंबर 2024 में शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए निम्नलिखित में से किसे 2024 के इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मिशेल बैचेलेट, जस्टिन ट्रूडो, डैनियल अवाद या फिर डोनाल्ड ट्रंप। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मिशेल बैचेलेट। ऑप्शन ए सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा की बात करें तो ये 26वें गवर्नर बने हैं आरबीआई के। हरमीत ढिल्लो, इन्हें सहायक अटॉर्नी जनरल बनाया गया है अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका का सहायक अटॉर्नी जनरल बनाया गया है। फ्रैंकोइस बायरू की बात करें तो यह जो है प्रधानमंत्री बने हैं कहाँ के? फ्रांस के। और नेटुम्बो नादी नदैतवा यह प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है नामीबिया की। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है। दिसंबर 2024 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 की घोषणा की गई है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। लाइफ टाइम अचीवमेंट स्टडी में माधव गाडगिल को इस वर्ष इस अवार्ड के लिए चुना गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। नवंबर 2024 में संपन्न 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 के बारे में देखिए। इस सम्मेलन का आयोजन बाकू अजरबैजान में किया गया था। इस सम्मेलन के उद्देश्यों में 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना भी रखा गया है। और 30वें सम्मेलन COP30 का आयोजन ब्राजील में किया जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं। जो COP30 है इसका आयोजन ब्राजील में होगा, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जो 29 है या बाकू अजरबैजान में हुआ था, ठीक है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना है। और भारत ने कब तक का लक्ष्य रखा है? भारत द्वारा लक्ष्य रखा गया 2070 तक, ठीक है। नवंबर 2024 में निम्नलिखित देशों में से किस एक में लगभग 40 वर्षों में पहली राष्ट्रव्यापी जनगणना आयोजित कराया गया? ईरान, इराक, लेबनान या फिर सऊदी अरेबिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इराक में, ऑप्शन बी। दिसंबर 2024 में संपन्न स्लिनेक्स है जो द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, यह इसके बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसका आयोजन भारत और श्रीलंका के बीच होता है और इसका जो आयोजन है विशाखापत्तनम में किया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। दिसंबर 2024 में निम्न में से किस देश की सेना द्वारा ध्वनि की गति से कई गुना अधिक तेज, मतलब 5 मैक की गति से अधिक डार्क ईगल नामक एक लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित किया गया है? रूस, इजराइल, अमेरिका या फिर यूके। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। देखिए अमेरिका के झंडे पर जो है या फिर उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो डार्क ईगल है, ठीक है। तो अगर ईगल से रिलेटेड अगर आए और आपको ना पता हो तो वहाँ पे आप रिस्क लेकर के अमेरिका को टिक कर सकते हैं और चांस सही होने का जो चांस है वो 50% तो बिल्कुल ही डेफिनेटली होगा, ठीक है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दिसंबर 2024 में किस देश के एक रेस्तरां में कार्बन मोनोऑक्साइड के रिसाव के कारण 11 भारतीय नागरिकों की मृत्यु हो गई है? अमेरिका, जॉर्जिया, अजरबैजान या फिर सऊदी अरेबिया। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्जिया में, ठीक है, जॉर्जिया में। जॉर्जिया के एक रेस्तरां में कार्बन मोनोऑक्साइड के रिसाव हुआ था जिस कारण 11 भारतीय नागरिकों की मृत्यु हो गई थी और इस कारण वो बहुत ज़्यादा चर्चा में था, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस देश में 18वां चितवन हाथी एवं पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया गया था? भारत, थाईलैंड, भूटान या फिर नेपाल। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चितवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? नेपाल में है और यहीं पर हाथी एवं पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया गया था 18वें, ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा। दिसंबर 2024 में अमेरिकी जनरल वॉल स्ट्रीट द्वारा किस भारतीय राज्य को 2025 के लिए वैश्विक गंतव्यों में शामिल किया गया है? केरल, मिजोरम, त्रिपुरा या फिर मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश को, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए और आज का लास्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2024 में निम्नलिखित हवाई अड्डों में से कौन सा एक भारत का पहला शून्य कचरा हवाई अड्डा बन गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद या फिर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। कौन शामिल है? देखिए इसकी अगर हम बात करें तो यह जो है आपका देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर है जो पहला शून्य कचरा हवाई अड्डा बन गया है, तो सही आंसर इसका भी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। तो ये था जीएस का क्वेश्चन जिसमें 140 जीएस के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे हैं और बाकी जो हिंदी का क्वेश्चन है इसे अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा, ठीक है।
बाकी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर करें। किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें और जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोशिश किया करें उसके का आंसर जरूर दे दिया करें, ठीक है। बाकी हिंदी वाले सेक्शन को अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और बाकी जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आकर के उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।